Let's start. Now our chapter is measurement and motion. How will you judge that an object is at rest? आप कैसे जज करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है? An object is said to be at rest when it does not change its position with time with respect to its surrounding. एक ऑब्जेक्ट को कब हम रेस्ट पर कहेंगे? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, साथ ही में उसके आसपास जो सराउंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करता है कोई ऑब्जेक्ट, उसे कहेंगे रेस्ट पर है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर ये स्केच है, ठीक है, ये स्केच मेरे हाथ पर है या मैंने इसको टेबल पे रखा है, तो ये स्केच को जब तक कोई और नहीं हिलाएगा ये नहीं हिल सकता अपने आप में। ठीक है, तो दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. Okay, an object is said to be at rest when it does not change its position with time with respect to its surrounding. उसका इस स्केच पेन का सराउंडिंग पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे बारिश हो, हवा चले, कुछ भी हो, ये अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, तो इसे क्या कहा जाएगा? दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट? हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्यों चाहिए, क्या जरूरत है उसकी? We need standard unit of measurement for the translation of uniformity, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बने रहे, मतलब हर जगह एक जैसा ही मेजरमेंट रहे। जैसे कि आप कहीं पर भी जाओगे दुनिया में, आपको कपड़ा अगर चाहिए होगा तो आपको मीटर में ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्मिटी, हर जगह आपको सारी चीजें एक जैसी होना चाहिए, इस वजह से स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो लाया गया. ओके, We need standard units of measurement for the translation of uniformity, ताकि यूनिफॉर्मिटी बने रहे, इसीलिए क्या लाया गया? ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट लाया गया. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन? एस्टिमेशन की क्या इंपॉर्टेंस, मतलब वो अंदाजे लगाने की या फिर पहले से प्लानिंग करने की क्या इंपॉर्टेंस है? इन सम केसेस सच एज मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, exact measurement are not required and taking approximate measurement is sufficient. अब जैसे कि आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, पूरी चीजें हम पहले से एस्टिमेट करके रखते हैं, मतलब पहले से अंदाजे लगा के रखते हैं कि हाँ यहाँ से वहां का खर्चा इतना होगा, यहाँ से वहां जाने का मेजरमेंट इतना होगा, तो उसे कहा जाता है एस्टिमेशन. और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए ताकि आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट ना करके एक अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट आप कर लें और उसके हिसाब से अपना आगे का काम करें. ठीक है, in some cases such as measuring the distance of nearest railway station, exact measurement are not required and taking approximate measurement is sufficient. अब जैसे कि मेरे घर से अगर स्टेशन जाना तो हमें 10 मिनट लगते हैं स्टेशन जाने में. ठीक है, तो हम लोग 10 मिनट, उस हिसाब से हम लोग 15 मिनट पहले घर से निकलते हैं अगर हमें स्टेशन जाना होता है. ठीक है, तो ये एक हम टाइम का और डिस्टेंस का अंदाजा लगा लेते हैं, तो हमारे जो काम करने जा रहे हैं हम वो थोड़ा अच्छे से हो पाता है, जल्दी ना लेट होते हैं हम ना जल्दी में आते हैं. ठीक है, Can motion of an insect in air be considered periodic? क्या एक इंसेक्ट जो एयर में है उसका जो मोशन है उसको आप पीरियोडिक समझेंगे? क्या वो पीरियोडिक मोशन होगा? नो, मोशन ऑफ एन इंसेक्ट इन एयर इज नॉन पीरियोडिक. मोशन कभी भी, इंसेक्ट का मोशन जो है वो हमेशा नॉन पीरियोडिक रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि हर आधे घंटे में एक बर्ड जो है वो 1 किलोमीटर जा रही है या 1 मीटर जा रही है. नहीं, वो अपने हिसाब से मूव करते हैं, उनका कोई टाइम इंटरवल नहीं होता. ठीक है, इसलिए ये मोशन क्या होगा? नॉन पीरियोडिक मोशन कहलाएगा. नो मोशन ऑफ एन इंसेक्ट इन एयर इज नॉन पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक मोशन रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज अ बाइसिकल व्हील परफॉर्म्स मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन, नेम देम. एक बाइसिकल व्हील जो है वो एक से ज्यादा मोशन को परफॉर्म करती है, तो आपको उसके नाम देना है. ठीक है, तो दो तरह के मोशन होते हैं इसके अंदर, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन और एक होता है रोटेशनल मोशन. ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब कि सीधे सीधे चलती है साइकिल, और रोटेशनल मोशन मतलब जो व्हील है उसके वो रोटेट करते हैं. ओके, तो दिस आर द टू टाइप्स ऑफ मोशन दैट टेक प्लेस व्हाइल बाइसिकलिंग. ठीक है, जब भी बाइसिकल में चला रहे हैं आप तो ये दो तरह के मोशन जो है वो रहते हैं. क्लियर है ये 5 क्वेश्चन आंसर्स? आपको बहुत सिंपल से थे, इसके अंदर कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं था. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. नाउ यू हैव टू गिव द आंसर ब्रीफली. नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू मेजर लेंथ. आपको एक इंस्ट्रूमेंट के नाम बताना है जिससे आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं. लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग स्केल, दैट इज रूलर, और अ मेजरिंग टेप. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, मेजरिंग स्केल भी यूज कर सकते हैं और मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हैं. जो आपकी नॉर्मल स्केल होती है ना वो स्केल, या फिर टेप जो होता है, मेजरिंग टेप होता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं.
ठीक है। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गैज आर यूज्ड टू मेक मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गैज ये भी दो तरह के डिवाइसेस होते हैं जो यूज आते हैं किसमें, मेजरमेंट करने में, ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट करने में इनका यूज किया जाता है। Length can be measured using a measuring scale or ruler or a measuring tape. Vernier calipers and screw gauge are used to make more accurate measurement. Clear? Now next is, what is the importance of accurate measurement? Accurate measurement की क्या importance है? In many cases, we need accurate measurement of physical quantity. Hence, to be accurate, special devices are used. अब बहुत सारे केसेस में आपको मेजरमेंट जो होता है वो बहुत बिल्कुल सही होना चाहिए। थोड़ा सा भी कम ज्यादा भी अगर होता है तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फिजिकल क्वांटिटीज में स्पेशली। तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि बिल्कुल एक्यूरेट मेजर हो और हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, टू मेजर फ्रैक्शन ऑफ टाइम वी यूज स्टॉप वॉच दैट कैन शो टाइम इन मिली सेकेंड्स। अब जैसे कि स्टॉप वॉचेस होती हैं, आपके मोबाइल में भी होती है वो स्टॉप वॉचेस, उसके अंदर आपको मिली सेकेंड टाइम का पता चल जाता है कि हाँ अगर बंदा जैसे रेस हो रही है तो देखना है कि कौन कितने कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो उस टाइम पे स्टॉप वॉच ही यूज की जाती है। उसको चालू कर देते हैं स्टॉप वॉच को, फिर जब वो भाग रहा है और जब तक वो पहुंचता है वहां पर उसको स्टॉप कर जाता है, तो आपको वहां पर 5 सेकेंड 25 मिली सेकेंड ऐसा लिखा हुआ आ जाता है। तो वहां पर एक स्पेसिफिक आपको बिल्कुल एक्यूरेट चीज मिल जाती है। टू मेजर मास ऑफ फाइनाइट ऑब्जेक्ट वी यूज फिजिकल वेटिंग। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको मास पता करना है, जैसे कि आप किसी चीज को तुलवाना चाहते हैं, उसका वेट पता करना चाहते हैं, तो भी आपको एक एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप गोल्ड खरीदने जाएंगे तो वो आपको हर चीज मेजर करके उनके ऑलरेडी लिख के रखते हैं, वो फिर आपके सामने फिर करते हैं, ठीक है। तो अगर वो ज्यादा दे देंगे तो उनका नुकसान होगा, कम दे देंगे तो हमारा नुकसान होगा। इस वजह से चीजों को एक्यूरेट मेजर करना बहुत जरूरी होता है, ओके। In many cases, we need accurate measurement of physical quantities. Hence, to be accurate, physical devices are used. For example, to measure fractions of time, we use stopwatch that can show time in millisecond. To measure mass of finite object, we use physical weighing. ठीक है? Now next is, what is rotational motion? Give two example. Rotational motion क्या है उसके दो example आप दीजिए, okay? When an object moves about an axis and all the parts of it do not move the same distance in a given interval of time, it is said to be in rotational motion. अगर एक ऑब्जेक्ट एक एक्सिस पर मूव कर रहा, मतलब एक पॉइंट पर मूव कर रहा है, बट उसके सारे पार्ट जो है वो सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे कहा जाता है रोटेशनल मोशन। समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपको कि रोटेशनल मोशन ऐसा मोशन है जिसमें एक एक्सिस पर, जैसे ये एक्सिस और इसके आसपास कोई चीज घूम रही है, बट जो आसपास जो घूम रही है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, उसके सारे पार्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है रोटेशनल मोशन। When an object moves about an axis and all the parts of it do not move the same distance in a given interval of time, it is said to be in rotational motion. Okay. For example, rotation of earth around about its axis and rotational motion of blade of a फैन। फैन की जो ब्लेड्स होती हैं वो भी रोटेशनल मोशन में मूव करती हैं, और साथ ही में अर्थ जो आसपास हमारे अर्थ जो है सन के आसपास रिवॉल्व करती है, वो भी वो हाँ, अर्थ जो अपने आप में रोटेशनल मोशन करती है, अपने आप में जो घूमती है, उसे क्या कहा जाता है? रोटेशनल मोशन। ओके, नेक्स्ट इज, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? गिव टू एग्जांपल। पीरियोडिक मोशन क्या है और उसके आपको एग्जांपल्स बताने। ओके, when an object repeats its motion along the same path at regular interval of time, it is said to be in periodic motion. For example, motion of moon around the earth, motion of pendulum and motion of hands of a clock. Okay, जैसे कि पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन जिसके अंदर डिस्टेंस और टाइम दोनों सेम रहता है, हर आधे घंटे बाद वो चीज फिर से हो रही है, जैसे आपकी घड़ी है, ठीक है, वो बाकायदगी से घूम रही है, साथ ही में अर्थ आसपास घूम रही है, मून हमारे आसपास, मोशन ऑफ मून, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है उनका, एक स्पेसिफिक टाइम ले रही है, वो उसमें घूम रही है, उसे क्या कहा जाता है? पीरियोडिक मोशन। द व्हील ऑफ अ बाइसिकल अंडरगो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। और व्हील ऑफ बाइसिकल जो है वो दो मोशन एक साथ करती है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। नाउ वन मेक अ करेक्शन हियर,
यहाँ पर डू नॉट नहीं आएगा, ओके। डू नॉट मूव द ऑल पार्ट्स ऑफ इट मूव द सेम डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ टाइम। डू नॉट को आप कट कर देंगे, ठीक है। अभी मुझे ध्यान आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। डू नॉट आप यहाँ कट कर देंगे। मूव द सेम डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन। जैसे पंखे की ब्लेड होती है वो एक जैसी ही घूमती है, ऐसा तो है नहीं कोई ज्यादा घूम जाती है कोई कम घूमती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डू नॉट वर्ड नहीं आएगा। ओके, नाउ लास्ट 3 क्वेश्चंस आर हियर। बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस भी नहीं है और बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं है, आप इजीली इन्हें लर्न कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये पूरा चैप्टर करवा रही हूँ क्योंकि अब हम नेक्स्ट 1 वीक के बाद मिलने वाले हैं, तो बेटर है ना आपके पास इतना कंटेंट हो कि आप आराम से पढ़ पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाई आर मेजरमेंट टेकन बाय हैंड स्पैन एंड फुट स्पैन नॉट एक्यूरेट, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब जो हाथों से और जो पैरों से मेजरमेंट पहले लिया जाता था वो एक्यूरेट क्यों नहीं होता था, उसका आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। Measurement using hand span and foot span are not reliable as the length of body part varies from one person to another. सबसे important reason इसका यही है कि जो hand span और foot span जो बंद हुआ है यूज करना जो है वो गलत माना गया है। क्यों? क्योंकि अब मेरे हाथ का साइज और आपके हाथ का साइज अलग अलग, अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो मेरा मेजरमेंट अलग आएगा, आपका मेजरमेंट अलग आएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता था। इसीलिए हैंड स्पैन और फुट स्पैन को रिलायबल नहीं माना जाता। For example, length of a piece of cloth measured using hand span may vary with the size of the hand of different people measuring it. Similarly, length of room measured by foot span of 2 person may also vary depending on the size of their feet. सेम चीज है, अगर किसी कपड़े को नाप रहे हैं तो मैंने अगर नापा है तो मेरे 5 वाली इशारा हो, ठीक है, 5 बार वो ऐसे हाथ आ रहा है। बट अगर किसी और कोई और उसको मेजर करता है तो उनके 6 आएगा, तो किसी और के आप अगर छोटे हाथ होंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो जाता है। इसीलिए फुट स्पैन और हैंड स्पैन का जो मेजरमेंट है वो रिलायबल नहीं होता है, ओके। Measurement using hand span and foot span are not reliable as the length of body part varies from one person to another. For example, length of a piece of cloth measured using hand span may vary with the size of the hand of different people measuring it. Similarly, length of a room measured by foot span of 2 person may also vary depending on the size of their feet. That is clear to all of you? Now, next is write the precaution needed to be taken for accurate measurement of length using a measuring scale. Measuring scale से अगर आप measurement कर रहे हैं तो आपको क्या क्या precautions लेना चाहिए वो बताइए, ठीक है। Precautions to be taken for accurate measurement of length using a measuring scale are given below. Ensure the scale is kept straight and aligned along the length of the object. हमेशा ध्यान रखें स्केल को, जब भी आप किसी चीज को मेजर कर रहे हैं स्केल से, तो स्केल बिल्कुल सीधा होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी बिल्कुल हिले ना, ठीक है। Place the scale on the object in such a way that zero of the scale is at the starting point from where the length is to be measured. अब जो भी चीज आप मेजर कर रहे हैं तो उसमें ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट का जहां पर स्टार्टिंग हो वहीं आपका जीरो होना चाहिए, स्केल का जीरो वही होगा, तो आपको गलती कम से कम आई। अगर 1 या 2 पर आप आगे आके रख देते हैं या बहुत पीछे रख देते हैं या 1 पर रख देते हैं 2 पर रख देते हैं तो वो फिर आपको बाद में माइनस करना होगा, उतने डिजिट्स उतने वैल्यू आपको माइनस करना होगी। इसीलिए हमेशा कहाँ से मेजरमेंट करना है आपको, जीरो से, ओके। नेक्स्ट इज इंश्योर दैट द एंड्स ऑफ द स्केल आर नॉट ब्रोकन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज ब्रोकन स्केल का यूज ना करें, और अगर टूटा हुआ, if the edge of the scale is broken or worn out, start the measuring from any other clear marking. Dear marking है यहाँ पर, clear marking, ठीक है। तो अगर वो टूटा हुआ स्केल है तो आप कोशिश करें कि 1 या 2 सेंटीमीटर बाद से आप मेजर करें, उसके बाद जो भी आता है उसको फाइनल रीडिंग में से फिर माइनस करें। Later subtract the initial reading from the final reading, और फिर बाद में उसको इनिशियल रीडिंग में से फाइनल रीडिंग को माइनस कर दें। फॉर एग्जाम्पल, if initial reading is 3 centimeter and final reading is 9 centimeter, then subtract 3 from 9. You will get the length of the object as 6 centimeter. ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज है। अगर आपने 3 से स्टार्ट किया तो आप जो भी आंसर आ रहा है उसमें से 3 को माइनस कर दें तो आपके पास एक्चुअल लेंथ उसकी आ जाएगी। Now, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑल्सो इंश्योर दैट योर आईज आर एग्जैक्टली अबव द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चीज का ध्यान रखें कि आंखें हमेशा आपकी
ऊपर की तरफ ही होना चाहिए, साइड से नहीं देखना आपको, ना लेफ्ट साइड से ना राइट साइड से, हमेशा ऊपर से देखना है आपको, ताकि आपके उसमें एरर ना आए, कोई भी पॉइंट की मिस्टेक भी नहीं होती। अगर आप साइड से देखेंगे तो रीडिंग अलग आएगी, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो अलग आएगी, राइट साइड से देखेंगे तो अलग आएगी, बट जो आप ऊपर से देखेंगे वही रीडिंग सबसे एक्यूरेट होगी। ठीक है, सो इंश्योर दैट योर आईज आर एग्जैक्टली अबाउट द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। क्लियर है इतना सभी को? Now last question is list different type of motion with one example of each। अलग अलग तरह के motions आपको बताना और सब में आपको एक एक example देना है। Okay, different types of motion with one example of each are listed below। Translational motion, motion of a car। कार का जो मोशन होता है वो ट्रांसलेशन मोशन होता है, मतलब उसमें सारे कार के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक साथ मूव करते हैं। रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अ मूविंग फैन। रोटेशनल मोशन फैन का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? रोटेशनल मोशन। पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। 365 डेज लगते हैं पूरे, ठीक है, सन का एक रिवॉल्व कंप्लीट करने में, तो वो क्या है? मोशन ऑफ अर्थ है, वो पीरियोडिक मोशन है, 365 डेज ही लगेगी उसमें। नॉन पीरियोडिक मोशन, मोशन ऑफ मूविंग कार्स ऑन रोड। नॉन पीरियोडिक है क्योंकि कभी कार रुक जाती है, कभी बहुत तेज चलती है, कभी स्लो चलती है, कभी खड्डे आ जाते हैं तो धीरे हो जाती है, कभी फास्ट हो जाती है, बहुत बिल्कुल रोड खाली होता है तो बहुत फास्ट चलती है, ट्रैफिक में अगर अटक जाते हैं तो बहुत ही स्लो चलती है, तो इसलिए ये क्या है? नॉन पीरियोडिक मोशन। रैंडम मोशन, मोशन ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन पार्क। रैंडम मोशन मतलब बच्चे कहीं पर भी खेल रहे हैं तो वो किधर भी मूव करते हैं, कभी गोल घूमते हैं, कभी सीधे जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, तो ये है रैंडम मोशन के उस टाइम पे जो भी मोशन होता है वो मोशन। ओके, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। मुझे तो मतलब ये चैप्टर सबसे सिंपल चैप्टर लगता है पूरे साइंस सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत आसानी से ये हो जाता है। ओके,